स्पेशली हम फोकस किसको कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें। बहुत सारे हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिस्टम हैं। अगर हम उन सिस्टम्स की बात करें तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी में आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है फूड का वो बॉडी में किस तरीके से होता है, क्या है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ पर डाइजेशन होता है, वो सारी प्रोसेस, वो सारे फंक्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे, उसमें क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे किस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। दूसरा हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है, हमारे बॉडी मसल्स और स्केलेटल सिस्टम है, तो वो किस तरीके से मसल्स होती हैं, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, कहाँ पर कैसी मसल्स हैं, उन सब के बारे में हम मस्कुलर सिस्टम में बात करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम आज इन सभी सिस्टम्स में से जो जो हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इन सब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद फिर हम डायरेक्ट दूसरा जो सिस्टम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद हम तीसरा जो पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे सिस्टम एक एक को हम पिक करेंगे और उसको पूरा स्टडी करेंगे कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आएंगे। ठीक है, बात हमने करी कि इसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो अगर हम कहें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, तो हम कहेंगे कि जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन है, जो भी हमारे टिश्यूज़ के फंक्शन है, जो भी हमारे सेलुलर लेवल्स के फंक्शन है, सेल्स के फंक्शन है, सेल में क्या होता है, ठीक है, सेल कैसे काम करती हैं, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। और फिजियोलॉजी को हमने कई सिस्टम में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला सिस्टम हम लेके चलेंगे कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है बॉडी में, सबसे पहले क्या होती हैं, सेल्स। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एनिमल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक ही सेल से पूरा एनिमल बना है। मल्टी सेलुलर कैसा होगा कि बहुत सारी सेल्स मिलकर जो है किसी एनिमल को बनाएंगी, है ना। तो एनिमल एनिमल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हों, उन सब का जो फाउंडेशन है, उन सब का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, सबसे पहले बेसिक यूनिट होती है सेल। ठीक है, और सेल के बाद बनते हैं टिश्यू। सेल के बाद क्या बनते हैं, टिश्यू, और टिश्यूज मिलकर बनाते हैं टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन्स। ठीक है, और ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में मिलकर पूरा बॉडी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। यानी कि बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। अब ये बेसिक यूनिट भी है, दूसरा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि इसी से सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है। फंक्शनल यूनिट भी है, जो भी हमारी बॉडी में काम हो रहे हैं उन सब में सेल के अंदर ही प्रोसेस होती है। यानी कि सेलुलर, चाहे कोई भी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसमें सेल का इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्रियाएं सारी जो होंगी वो कहाँ होंगी, सेल के अंदर होंगी। ठीक है, क्योंकि सेल से टिश्यूज़ बनेगा, अगर टिश्यूज़ में हो रही है तो भी बात तो वही है, सेल में हो रही है, ऑर्गन में हो रही है तो भी बात वही है कि सेल में हो रही है ना। तो बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही है, वो जो भी फिजियोलॉजी होगी वो कहाँ पर होगी, सेल के अंदर होगी। सेल्स से मिलकर टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बॉडी। अब ये जो सेल है इसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि सेल लिविंग होती है। सेल कैसी होती है, लिविंग। और जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन। हम लोग बिना खाना खाए रह सकते हैं? नहीं। पेड़ पौधे क्या बिना खाना खाए या बिना अपना फूड बनाए या बिना फूड के, बिना न्यूट्रिएंट्स के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ लिविंग है तो इसका मतलब उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिसमें एक रिक्वायरमेंट उसकी बेसिक क्या हो गई कि उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी सेल है इसको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। ठीक, बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस ऑर्गन में है वो, उस ऑर्गन में जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सब सेल के थ्रू ही मिलेंगे। तो अब एक सेल हमारी, अगर मल्टी सेलुलर एनिमल है, कोई भी अगर मल्टी सेलुलर एनिमल है, जिसको एक टर्म यूज किया था, याद हो आपको, मेटाजुआ। ठीक है, मेटाजुआ का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको हम मेटाजोन्स बोलते हैं। ठीक है,
तो हम सब लोग मेटाजोन्स हैं। तो मेटाजो अगर कोई मल्टी सेलुलर है तो उसकी एक सेल मान लीजिए उसके हेड में है और एक सेल उसके मान लीजिए बहुत नीचे है, अंगूठे में है। सेल तो पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। अब हर सेल को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हर सेल तक, प्रत्येक सेल तक न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स को पहुंचाने का काम कौन करेगा? अब हमारी बॉडी में कहीं ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि यहाँ से ट्रक लोड किया, उसने लंग से ऑक्सीजन लोड की और ले जाने के बाद वो कहाँ ले गया जाके उसने अनलोडेड कर दिया जाके वो हमारे अंगूठे की नीचे, पैर के अंगूठे की सेल में। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसा सिस्टम है नहीं। ऐसा तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर मान लीजिए आगरा में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमें सेब मंगवाने हैं तो कश्मीर से सेब हमने लोड किए ट्रक में या किसी में, और वो रोड के ज़रिए या किसी ज़रिए जो है यहाँ आ गया। अगर हमें किसी विदेश से कोई चीज़ मंगानी है तो हम क्या करेंगे, शिप में लोड करेंगे और वो वहाँ चली जाएगी, वहाँ से आएगी तो यहाँ आ जाएगी। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वैसा है। लेकिन हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो ज़रूरी है, हर सेल को रिक्वायरमेंट है, हर सेल की ज़रूरत पूरी होनी है, डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, तो सभी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर चीज़ों को पहुँचाना है। वो कोई भी हो सकती हैं। मान लीजिए किसी सेल में कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन गया तो अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक उसको लेके आना है। तो चीज़ों को ले जाना, चीज़ों को लाने का काम जो है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। सिस्टम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बॉडी का भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा। अब ट्रांसपोर्टेशन में जैसे नदी में क्या होता है, नदी या सागर पानी भरा हुआ है, अब हमको कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँचानी है तो हम क्या करेंगे? या तो इसी पानी में वो मिक्स सॉल्युबल है तो वो मिला दी तो वो यहाँ पर जाकर उसको निकाल लिया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सॉल्युबल चीज़ नहीं है पानी में तो उसको हमको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है तो हम क्या करेंगे? शिप में रखेंगे, है ना, लोड करेंगे तो शिप जाएगा तैरते हुए यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर उसमें से अनलोड कर लेंगे चीज़ों को। यही तो होता है कि नहीं? बॉडी में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है। जैसे नदी होती है ना, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट, वो कई जगह जो है वो जाती हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि वो सर्कुलेट का मतलब क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर एक टर्म है, सर्कुलेशन का मतलब होगा कि बार बार उसी रास्ते को वो रिपीट करेगा, ठीक है। जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते में वो रिपीट करेगा, तो उसे सर्कुलेशन बोलेंगे। तो ब्लड का जो होता है बॉडी में सर्कुलेशन होता है, ठीक है। जो एक ट्रैक बना हुआ है उसी ट्रैक पर वो चलेगा, वहीं से बार बार बॉडी में पूरे घूमता रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमको पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या है कि दो चीज़ हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, एक ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ, ठीक है। एक क्या होता है? ब्लड और दूसरा लिम्फ, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ब्लड का मतलब रुधिर, लिम्फ का मतलब होता है लसीका, ठीक है। तो ये दो लिक्विड हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि क्या करते रहते हैं? सर्कुलेट करते रहते हैं। और इन्हीं का हम यूज करके जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे चीज़ों का, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक सेल से दूसरी सेल तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक पहुंचाने में हम इनकी मदद लेंगे, ठीक है। किस किस की मदद लेंगे? ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में दो तरीके के होंगे। कौन कौन सा होगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल, ठीक। अब जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन है, मतलब क्यों हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्या करता है, क्यों ज़रूरी है, इसके काम क्या है? तो सबसे पहला काम तो क्या है कि ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और O2 है, उसको भी एक जगह से डिफरेंट सेल्स में पहुंचाने का काम, ये काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट बात है, आजकल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। पहले गर्मियाँ थी अब सर्दियाँ आ जाएंगी, तो हमारी बॉडी का एडप्टेशन कैसे होता है?
कैसे हम अपने आप को, क्या सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इसमें, क्या उनकी बॉडी अपने आप को एक ही तरीके से अडेप्ट कर सकती है, या डिफरेंट मोड्स होते हैं उनके अडेप्टेशन के, है ना। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, तो जैसे ही सर्दियां आएंगी तो फ्रॉग जो है वो अपना बॉडी बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके अंदर ये क्षमता नहीं, तो वो क्या कर, या जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये आपको अभी सर्दियों में दिखाई देने बंद हो जाएंगे, ठीक है, वो सब अंदर छिप जाएंगे। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या करता है, 1.5 फीट नीचे ज़मीन में पहुंच जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। तो वो हाइबरनेशन कंडीशन में चले, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर ठीक होगा वो बाहर निकल के फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, है ना। और जैसे ही उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी हाइबरनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से वो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, ठीक। लेकिन जिनके अंदर ब्लड है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो उन एनिमल्स में दो तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं हमको। एक तो वार्म ब्लडेड, एक कैसे मिलेंगे हमको, वार्म ब्लडेड, और दूसरे मिलते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो उनकी मजबूरी है कि वो हाइबरनेशन में चले जाएंगे, है ना, या कहीं कोई और दूसरा मोड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वार्म ब्लडेड एनिमल है तो हमारे ब्लड के अंदर एक कैपेसिटी है कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है वो, ठीक है। यानी कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन रख सकता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको बनाए रखने का काम जो है वो किसका, ब्लड का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड, इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने में। और इस टेम्परेचर मेंटेन करने की जो प्रोसेस है, जो कंडीशन, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं उसको, होम्योस्टेसिस। बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। बाहर अगर सर्दी ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, है ना, उसको उसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर पर बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो इसको हम कहते, और जो नहीं कर पाएगा, अगर किसी के ब्लड में प्रॉब्लम होती है तो उसको आजकल एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं क्या, हाइपोथर्मिया। सुना आपने कभी, हाइपोथर्मिया हो गया। हाइपोथर्मिया का मतलब यही होता है कि अगर बाहर सर्दी ज़्यादा है ना, और हमारा बॉडी का ब्लड जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हमको बहुत तेज़ से सर्दी लगेगी, फिर उस सर्दी को कंट्रोल करने के बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारी वो करिए। कभी कभी जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है हाइपोथर्मिया तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। कहते बहुत सर्दी में इतनी सर्दी पड़ी कि इतने लोग मर गए। तो मरने का कारण उनका यही होता है कि बॉडी उनकी जो है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है उनका ब्लड जो है उसको मेंटेन करने में सक्षम नहीं होता। तो फिर ऐसे हो, तो हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, ये उसके अंदर पावर है। और इसको कंडीशन को हम कहते हैं क्या, होम्योस्टेसिस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, तो हम बता देंगे। और ये ऐसे एनिमल्स जिनमें ये क्षमता है, जिनके ब्लड में ये क्षमता होती है, उनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कैसे एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड। तो वी ऑल आर वार्मर, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। आप समझ जाएंगे, तो विशेष मौसम में दिखाई न दें तो समझ जाओ कि ये हाइबरनेट हो गए हैं, है ना, कहीं चले गए हैं। तो वो इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो उनके अडेप्टेशन की जो तरीका है वो अलग है ना। नेक्स्ट तीसरा जो फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया, तो उस बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट जो है वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जिससे हम उस डिजीज़ से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो ये जो हमको पावर मिली हुई है, ये जो हमारे अंदर संभव है, वो किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा एक तो डिजीज़ क्योर भी करता है, डिजीज़ से प्रिवेंशन भी देता है। दूसरा, जितने भी बॉडी टेम्परेचर है जो हमारा, वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इनको भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। इज दैट क्लियर। पहला अब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं।
ठीक। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले आपको ये बता दूं, सर्कुलेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है, जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक कैटेगरी कहती है ओपन सर्कुलेशन, एक क्या है, ओपन सर्कुलेशन, और दूसरा है क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में क्या अंतर है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, ये क्या है, पाइपलाइन है। जैसे हम घर में ऊपर टंकी रखते हैं पानी की, और उस टंकी से हमको अगर वॉशरूम में पानी ले जाना है तो पाइपलाइन वॉशरूम तक ले जाएंगे। फिर हमको घर में अगर मान लीजिए किचन में ले जाना है तो किचन तक पाइपलाइन जाएगी हमारी। ऐसे ही होता है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी पाइपलाइन है। जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए बॉडी के अंदर पाइपलाइन बिछी हुई है। ठीक है, और वो पाइपलाइन जो है वो आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कहलाती हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो ये जो पाइपलाइन सिस्टम है, अगर इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है किसी पाइपलाइन के जरिए या किसी वेसल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड को पहुंचाया जाए, तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बंद नलियों में पानी बहे तो वो कहलाएगा आपका क्या, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड से सारे, ब्लड क्यों है, ब्लड से सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल्स में पहुंचना है, खींचना है सेल्स को उनसे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वेसल्स तो नहीं है बॉडी में, लेकिन कोई एक कैविटी है, कोई एक खाली जगह है, कोई ड्रम है, उसमें भरा हुआ है सारा। ठीक है, और जिस सेल को आवश्यकता है वो वहीं से उसको खींच रहा है। ठीक है, तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट ना करे तो उसे हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर वो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करे तो कहेगा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बताओ ह्यूमन में कैसा होता है, क्लोज होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो ब्लड वेसल्स हैं ना। ठीक है, लेकिन एक नहीं, बहुत सारे जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, जितने भी आर्थ्रोपोड्स का मतलब समझ आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं टर्म जो यूज़ करूँगा वो आपको क्लिक करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। आर्थ्रोपोड्स का मतलब हो गया इंसेक्ट्स। ठीक है, अगर मैं आर्थ्रोपोड्स कहूँ तो आप इंसेक्ट समझिए। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मैंने एक एग्जांपल ले रखा कॉकरोच का। ये क्या बना हुआ, कॉकरोच। तो इसके अंदर, बॉडी के अंदर देखिए, ये पूरा एब्डोमेन रीजन जो है उसमें एक कैविटी बनी हुई है। ये कैविटी है कि नहीं, इसी में ब्लड भरा रहता है। इसी में क्या भरा रहता है, ब्लड भरा। और जो साइड में सेल्स हैं या उसकी जो भी लेग्स हैं, वो वहीं से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते रहते हैं। वहीं से क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते रहते हैं। कोई ब्लड वेसल नहीं है जो ऑर्गन्स तक या सेल्स तक जो है वो लेकर जाए ब्लड को, है ना। एक जगह भरा हुआ, वहीं से सारा वो करता है, और यहीं पे ये घूमता रहता है। बात समझ में आ गया? तो ये कैसा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच? तो हम कहेंगे कि ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है किसमें, कॉकरोच में, एंड अदर इंसेक्ट्स या हम कहेंगे आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, मोलस्कन्स जो हैं उनमें भी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलेगा, ओपन मिलेगा। क्लोज्ड में क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये है अर्थवॉर्म। ये क्या है, एक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में आपको ये दिख रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं, लाल और ग्रीन कलर की जो दिख रही हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर इसमें सर्कुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थवॉर्म है उसमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो हम कहेंगे अर्थवॉर्म में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही हम ह्यूमंस में या जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो फिशेज हों, चाहे एम्फीबियंस हों, चाहे रेप्टाइल्स हों, चाहे एबीज हों, चाहे मैमल्स हों, सभी में जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, यानी उनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या जो कुछ को छोड़कर, जैसे इनवर्टिब्रेट तो आपका अर्थवॉर्म भी है ना, लेकिन इसके अंदर कैसा देखने को मिल रहा है आपको, क्लोज देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो कैसा पाया जाता है, ओपन पाया जाता है। आपको एक आर्थ्रोपोड्स का एग्जाम्पल याद रखना है, या आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अर्थवॉर्म का याद रखना है कि अर्थवॉर्म में जो है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, कि बंद
रक्त परिसंचरण तंत्र और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर है उसको समझ में आ गया कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तिलचट्टे में पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का अगर एक उदाहरण देंगे, इन्वर्टिब्रेट्स, कौन सा इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि वो किस में पाया जाता है, वो केचुए में पाया जाता है। हिंदी में समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरीके से हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, पहला है ओपन और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दूसरा सर्कुलेशन के क्या फंक्शन है, सर्कुलेशन का क्या काम है बॉडी में, वो बता दिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सच एज न्यूट्रिएंट्स है या फिर आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या गैसेज हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम। दूसरा काम क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज़, एंटीटॉक्सिन्स जो बनते हैं वो हमारा प्रिवेंशन करते हैं, किससे, डिजीज से करते हैं। और तीसरा हमने क्या फंक्शन बताया, बताओ, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस याद रखिए, अब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ना करके बल्कि एक टर्म को बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको रहेगा होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है इसका, है ना। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का आपका टाइप हुए। और वो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बच्चों की नहीं, ये बताओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको सबसे पहली बार डिस्कवर्ड किसने किया था, किसने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो किसने बताया था, एक साइंटिस्ट का नाम आप नोट कर लीजिए, विलियम हार्वे, फर्स्ट डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमको समझाया था, क्या नाम था उनका, विलियम हार्वे। ठीक, नाम याद रहेगा, विलियम हार्वे ने पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। ठीक, दूसरा आपको यहां पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं कि जो अगर हम स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, इसकी बात करूं मैं, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, अगर हम स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसको हम टर्म यूज करते हैं, व्हाट इज एंजियोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी सुनी होगी आपने, है ना, एंजियोग्राफी करा दी उन्होंने। तो एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वेसल्स में, वेन्स में, आर्टरीज में, वो कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, ये पता करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं कि नहीं। तो एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। लेकिन अगर हम स्टडी ऑफ ब्लड की बात करेंगे, किसकी बात करूं मैं, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि अगर हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। जब आप पैथोलॉजी में जाते हैं और वहाँ पर अपना ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर लिखी होती है हेमाटोग्राफी। क्या लिखा होता है, हेमाटोग्राफी। तो हेमाटोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या है उसमें क्या नहीं, ये सब बताने के लिए जो कराते हैं वो क्या होती है, हेमाटोग्राफी होती है, ग्राफिंग्स की जाती है उसकी, तो वो हेमाटोग्राफी कहलाती है। बात समझ में आ गया। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंजियोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी, तो हम कहेंगे एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड देयर कंपोजिशन, है ना, ब्लड और उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, हेमाटोलॉजी। और अगर उसके सर्कुलेशन को हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। तो जो अभी हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ये क्या है, हम एंजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोलॉजी। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ही होना चाहिए, है ना। सर्कुलेट करेगा क्या, सर्कुलेट करने के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, ब्लड होनी चाहिए। अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो ब्लड का होना जरूरी है ना, वही सर्कुलेट करेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, तो हमारे अंदर ब्लड वेसल्स भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, ब्लड वेसल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, ब्लड वेसल्स होनी चाहिए, यानी कि रक्त वाहिनियां होनी चाहिए, हिंदी में बोलते हैं। और तीसरी चीज़, अब जरा सोचिए, आपने पाइपलाइन बिछा दी, ठीक है, और एक डबल स्टोरी पे आपका वॉशरूम बना हुआ, एक सिंगल स्टोरी पे, पानी ज़मीन से निकाल रहे हो आप ना, तो मान लीजिए अगर पाइपलाइन उसमें दे दें और अगर प्रेशर ना हो
तो क्या वो पानी सर्कुलेट कर पाएगा हर जगह? नहीं होगा ना। पानी सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए? आपको प्रेशर देना होगा, और प्रेशर मेंटेन करने के लिए आप क्या यूज करते हो? समर। समर लगवाते हैं प्रेशर के लिए। तो अब हमारी बॉडी में भी सर्कुलेशन करना है अगर ब्लड का, तो हमको भी एक समर की ज़रूरत है, हमको भी एक पंप की ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी में क्या करेगी? प्रेशर को जनरेट करेगी, ब्लड के प्रेशर को जनरेट करेगी। ठीक है, पीछे क्या बताया बताओ? हाँ, बताओ बताओ। बॉडी में अगर ब्लड में प्रेशर, हमें प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? तो बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा। ठहरा हुआ पानी है तो वो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए कि उसको प्रेशर देना चाहिए। ठीक, तो प्रेशर देंगे तभी तो सभी जगह पहुंचेंगे। और हम अपने घरों में प्रेशर किससे देते हैं? पंप से देते हैं। वो आपकी समर हो सकती है या जो भी है आप यूज़ करते हैं मोटर। ठीक है, तो उससे हम प्रेशर जनरेट करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक समर पंप लगी हुई है, हमारी बॉडी में भी एक टिल्लू पंप है। जैसे कूलर में पानी को चढ़ाने के लिए होती है ना, वैसे ही एक टिल्लू पंप हमारे अंदर भी है, और उस टिल्लू पंप का नाम है हार्ट। क्या नाम है उसका? हार्ट। बाकी इसका कोई काम नहीं है, आप ये समझ लो। बाकी तो सब बकवास है कि टूट गया, कि ये हो गया। भगवान ने इतना बढ़िया इसका क्योर करा, टूट कैसे जाता है? जरा सी बात है दिल टूट गया, कैसे टूट गया भाई? इतनी उसने नेचुरली इतना ज़्यादा बनाया है, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, फिर भी बड़ा झटके में टूटता है, जरा सी बात पे टूट जाता है ना। और इसमें किसी भी तरीके के कोई इमोशंस नहीं है। इमोशंस यहाँ से नहीं होते, इमोशंस यहाँ से। ठीक है, तो इसमें कोई इमोशन नहीं है। आजकल तो ट्रांसफ़र होने लगे हैं। ठीक है, तो कोई इमोशंस नहीं है, मांस का लोथड़ा है बस। तो ऐसे समझिए, हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं। तो जो हार्ट है, इसका काम सिर्फ क्या है कि प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, बात समझ में आ गया? ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करना। तो इसीलिए इसे पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन है ये बॉडी का, और कुछ नहीं है ना। पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर समर खराब हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है, दूसरे घर तलाशते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ये सिर्फ ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करेगी। अब आप सोचो ज़रा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ ये कोई भी पानी का बहाव है, और यहाँ पर कोई चीज़ पानी से निकालनी है, अगर इस पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाएगा तो भी नुकसान, क्योंकि स्टेशन छोड़ के ट्रेन आगे चली गई, तो भी बेकार। और अगर बहाव बहुत स्लो हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति तब तक मर जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट जो है जब तक आएगा सामान। ठीक है कि नहीं? तो एक एवरेज होना चाहिए, एक एवरेज प्रेशर होना चाहिए ब्लड का। ठीक है कि नहीं? और वो होता हमारा कितना आपको मालूम हुआ? 80/120 mm मिलीमीटर Hg। ठीक है, Hg का मतलब मर्क्यूरी देखते हैं, मर्क्यूरी जो हमारा ऊपर नीचे जाता है ना, तो 80 मिनिमम हो जाए। अगर मिनिमम हो जाए तो कितना हो जाए? 80, और मैक्सिमम हो जाए तो 120। पाइपलाइन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो फट जाएगी पाइपलाइन, फट जाएगी कि नहीं? ऐसे ही बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर होगा हमारे ब्लड का, तो कहीं ना कहीं की पतली पतली कैपिलरीज हैं वो फट जाएंगी, फट जाएंगी कि नहीं? और फट जाएंगी तो नुकसान हो जाएगा। मिलियंस ऑफ नर्व्स जो हैं हमारे ब्रेन को बनाती हैं, मिलियंस ऑफ कैपिलरीज उसमें लगी हुई बनी हुई हैं। अगर वो फटेंगी तो उतना वहाँ पे क्लॉट कर देंगी ब्लड को, है ना। क्लॉटिंग हो जाएगी तो हम कहते हैं हेमरेज हो गया। हेमरेज हो जाएगा, बॉडी का वो पार्ट काम करना बंद कर देगा, पैरालिसिस हो जाएगा। और फिर ज़्यादा लंबा हेमरेज हो गया तो आदमी हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, मर जाएगा। तो इसलिए क्या है कि प्रेशर न तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा होता है जिन लोगों का बना होता है ब्लड का प्रेशर, तो उन कहते हैं वो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। किसके? हाइपरटेंशन। इंडिया में ये प्रॉब्लम बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज ब्लड प्रेशर बीपी होता है वो कितना होता है? 80/120 mm Hg। ठीक है, ये नॉर्मल होता है हमारा। इससे कम, इससे ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक है। फिलहाल हमने कहा कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें हमको चाहिए, तब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होगा। पहली चीज़ क्या है? ब्लड है। दूसरी चीज़ क्या है? ब्लड वेसल्स हैं।
और तीसरी चीज़ क्या है, हमारी हार्ट है, जो कि हार्ट किस किस तरीके से काम करेगा, पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि इस ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए एक प्रेशर चाहिए और वो प्रेशर हमको कौन देता है, हार्ट देता है, ठीक है, जो कि पंपिंग ऑर्गन बोला जाता है बॉडी का। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई।